हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सार्थक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहले जानते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है हमें क्या क्या बताते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमारे हैं केमिस्ट्री के 5 इतने बड़े लॉ हैं जो हमें बताते हैं कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट से किस तरह कंबाइन करके कंपाउंड को कैसे फॉर्म करता है, या कोई भी एलिमेंट कितने मास से दूसरे एलिमेंट के कितने मास से कंबाइन करके कंपाउंड को फॉर्म करता है, या कितनी परसेंटेज किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट की कितनी परसेंटेज दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, या ये बताते हैं या कोई गैस दूसरी गैस से कितने अमाउंट में या कितने मासेस में रिएक्ट मास में कंबाइन होकर एक कंपाउंड को फॉर्म करती है। तो आज का हमारा जो है वो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या इससे करता है हमारा लॉ कि ड्यूरिंग कोई भी इसमें फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा हो तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स इसको बोलते हैं हम, जो हमारे एलिमेंट रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी अगर उसमें फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा हो तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये क्या स्टे करता है। अगर हमारे पास कोई ए बी रिएक्टेंट है, अगर हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट है, दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके एक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, उसका नाम हमने दे दिया पी। तो ए और बी का जो मास होगा, मास ऑफ ए बी, वो हमारा किसके बराबर होगा, मास ऑफ पी के। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमें बताता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। अगर हम किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रही है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन का मास कितना हुआ 12, और एक O का मास कितना होता है 62 है, तो कितना हो गया 12, 16 2 जा 32 प्लस 32, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 14 ग्राम। अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 का क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, C का कितना 12, एक O का कितना होता है 16, 2 है तो कितना हो गया प्लस 32, तो कितना हो गया 44 ग्राम। तो हमारा क्या है, ये किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर क्या बना रही है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, और 2 है तो कितना हो गया 2, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32, तो टोटल कितना हो गया 34 ग्राम। अगर H2O2 की बात करें तो H2O2 का कितना हो जाएगा 2H का 2, 1 O का कितना होता है 16, 2 है तो कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो गया 34 ग्राम। तो ये किसको, द मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमें कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और क्या बताता है, मैटर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। अगर किसी भी मैटर में कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है तो हम ना तो मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही मैटर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे लैंडोल्फ, उन्होंने ये देखा, अगर हम ये बोलते हैं एनी फिजिकल या केमिकल चेंज, क्या मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट सेम रहता है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हमने नाम दे दिया, उन्हीं के नाम पर है लैंडोल्फ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो लिम्स लिए, उनको एच शेप्ड में, अगर आप देख रहे होंगे एच शेप्ड में कनेक्ट किया।
एच शेप्ड जो हमारी ट्यूब है, हम उनको क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड ट्यूब। तो उन्होंने क्या किया, एक लिम्फ में उन्होंने AgNO3 को लिया, AgNO3 को लिया और उसका क्या किया, वेट किया और उसको बंद करके रख दिया। मान लेते हैं अगर उन्होंने एक लिम्फ में AgNO3 लिया, उसका वेट आया x ग्राम, फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे लिम्फ में NaCl लिया और उसका क्या वेट आया, उन्होंने मान लिया इसका वेट जो आया, NaCl का वेट आया y ग्राम। उन्होंने क्या किया, दोनों लिम्फों को अलग अलग रख दिया। फिर उन्होंने अगर देखा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सही है, तो उन्होंने क्या काम करा कि उन दोनों को ट्यूब को में आपस में मिलाकर रिएक्शन करा दी। रिएक्शन कराने के बाद में क्या बना, AgCl प्लस NaNO3 का क्लियर सॉल्यूशन। जो AgCl का आया वो आया व्हाइट PPT। व्हाइट PPT ने क्या इंडिकेट कर दिया कि इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हमारा ये क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने AgNO3 और NaCl का सॉल्यूशन ही क्यों लिया और कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन इसलिए लिया, हम और भी कोई सॉल्यूशन ले सकते हैं जो हमें ये इंडिकेट कर दे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जो हमारा AgNO3 और NaCl का सॉल्यूशन जो रिएक्ट कराया, AgCl बना, AgL का व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब फिर उन्होंने देखा फिर उन्होंने AgCl का वेट किया, जो वेट आया वो AgNO3 और NaCl के वेट के इक्वल आया, सम के इक्वल आया। तो अब इससे हमारा क्या हो गया, जो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या है, हमारा सही है। अगर हम इसमें AgNO3 और NaCl की जगह और कुछ लेना चाहें तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, VaCl2 प्लस H2SO4। अगर हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, VaSO4 बेरियम सल्फेट, इसका भी कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT। दूसरा क्या बन जाएगा हमारा 2HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैसा होता है, क्लियर सॉल्यूशन। व्हाइट PPT हमें क्या इंडिकेट कर देगा कि इसमें कोई ना कोई हमारी क्या केमिकल रिएक्शन हुई है। अब आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि किस तरह से कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, 4 grams of hydrogen react with some oxygen to make 36 grams of water. Figure out how much oxygen must have been used by applying the law of conservation of mass. तो ये यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है हाइड्रोजन react with oxygen, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट। और वाटर क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट। अब उसमें हाइड्रोजन का हमारे क्वेश्चन में जो है वो हाइड्रोजन का हमें वेट दे रखा है, कितने ग्राम दे रखा है, 4 ग्राम। ऑक्सीजन का हमें दे नहीं रखा, हमें हमसे पूछा है कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे और कितने 36 ग्राम ऑफ वाटर को बनाएंगे या फॉर्म करेंगे। तो हाइड्रोजन का हमने मान लिया x ग्राम। अब हमसे वाटर का दे रखा है कितना, 36 ग्राम। अब हम क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का मास कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 प्लस एक्स बराबर 36, तो x बराबर 36 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 32। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 32। तो इसमें कितनी यूज ऑक्सीजन जो है वो कितनी यूज होगी 32। तो हमारा ये हो यहाँ ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या स्टे करता है हमारा, अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है कहीं से भी ऑब्टेन होता है, अगर उसमें ये कोई भी मैटर नहीं करता वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, अगर उसमें सेम एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके एलिमेंट के बीच में बाय मास क्या होगा सेम रेशियो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक है हमारे पास सी वाटर, दूसरा है हमारे पास टैप वाटर, थर्ड है हमारे पास रेन वाटर, तीनों ही वाटर हमें अलग अलग सोर्स से क्या मिले हुए। ये वाटर हमें कहाँ से मिला हुआ है, सी से मिला हुआ है। ये वाटर क्या है हमें ग्राउंड से, जो अर्थ से नीचे से मिला हुआ है। और रेन वाटर हमें कहाँ से, रेन से मिला हुआ है। तो हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। H का मास कितना होता है 1, O का कितना होता है 16। अगर हम सी वाटर में H और हाइड्रोजन का रेशियो देखें तो कितना होता है, फॉर्मूला तो वही होता है H2O। तो हाइड्रोजन का कितना हुआ 2:16। अगर कट कर दें तो 1:18। अगर हम फिर टैप वाटर में तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है H2O। रेशियो देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो हमें क्या मिलता है 2:16। तो हमारा क्या हुआ, ये कट कर दें तो 1:8। हम दूसरा हम देखते हैं, अगर रेन वाटर का भी हमारा फॉर्मूला क्या होता है केमिकल फॉर्मूला H2O। अगर रेशियो देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो क्या होगा 2:16। अब इसको हम कट कर दें तो 1:8। ये क्या था हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। सी वाटर में भी रेशियो कितना था 1:8, टैप वाटर में भी कितना था 1:8। अगर रेन वाटर में देखें तो कितना था 1:8। तो ये लॉ हमारा तो क्या बताता है, अगर कोई एलिमेंट किसी भी सोर्स से हमें ऑब्टेन हो, अगर उसमें सेम एलिमेंट्स हैं तो उसके एलिमेंटों के बीच में जो बाय मास क्या होगा, रेशियो क्या होगा, वो सेम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसी में। अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं तो हमें कौन सी क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। कार्बन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। अगर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का हम रेशियो देखें तो क्या है, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 12:32। अगर कट कर दें तो कितना हो गया 3:8। दूसरा, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर दें या हीट कर दें तो वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। हीट कर दिया तो वो ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो देखें तो कितना आएगा 12:32। अगर कट कर दें तो 3:8। तो ये क्या, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां से मिली, जब हमने कैंडल को बर्न किया।
दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिली कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया या हीट कर दिया। तो दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है, तो दोनों के एलिमेंट के बीच में क्या है, रेशियो सेम है। तो ये लॉ कौन सा लॉ, ये हमें बताता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमारा नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये हमें प्रपोज किया था डाल्टन ने 1803 में। ये क्या स्टे करता है, when two elements combine to form more than one compound, जब क्या दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो एक से अधिक क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अगर एलिमेंट क्या हो सेम, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। Then the masses of one of the element which combine with a fixed mass, अगर इन दोनों एलिमेंटों ने क्या किया, दोनों ने कंबाइंड हुए, अगर हम इसमें से एक का क्या कर दें, फिक्स्ड मास कर दें, तो अदर एलिमेंट्स आर इन ए सिंपल होल नंबर। अगर ये वाला जो हमारा ऑक्सीजन है, इनका क्या हमने मास को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, तो इनके बीच में क्या आता है, रेशियो जो आता है वो सिंपल एक होल नंबर आता है। तो हम देख लेते हैं, अगर हम कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें तो कितना हो गया, 12 रेशियो, वन ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का मास कितना हो गया 12, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एक है तो कितना हो गया 16। अब हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के अगर हम रेशियो की बात करें तो कितना आ गया 32 रेशियो 16, अगर हम सिंपल में कर दे तो 2 रेशियो 1। तो हमारा ये लॉ क्या स्टे करता है, तो जो हमारे जो फिक्स्ड मास है, अगर उनसे जो अदर एलिमेंट जो कंबाइंड हो रहा है उनके बीच में एक सिंपल होल नंबर आता है। दूसरा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, वाटर। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। एलिमेंट तो सेम है लेकिन हमें क्या मिल रहा है, मोर देन कंपाउंड मिल रहा है। अगर हम इसमें ऑक्सीजन, अगर हम मास की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 रेशियो 16, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड में बात करें तो कितना हो गया 2 रेशियो 32। अब ये लॉ क्या कहता है, जो इनका हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का क्या फिक्स्ड मास है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो अदर हैं उनके बीच में क्या होता है, एक सिंपल होल नंबर। तो 16 रेशियो 16/32, तो रेशियो कितना बन गया 1:2। ये क्या है हमारा एक सिंपल होल नंबर। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये यहाँ पर हमारा क्या होता है खत्म। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ हमारा लॉ में काउंटा ही होता है लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, हैशटैग लॉ। हैशटैग लॉ की बात करते हैं, अगर हम 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो हमारा होगा मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर हम 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो होगा हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ हमारा क्या कहता है, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट, मतलब 2 अलग अलग कोई भी एलिमेंट है, हम मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर है, कंबाइंड सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट हमने मान लिया ऑक्सीजन, तो ये कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास में, CO2 है और हमारा SO2 है। अगर यहाँ पर हम निकालें कार्बन कितना हो गया 12 रेशियो 32, अगर हम इसकी बात करें 32 रेशियो 32, तो मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो दोनों में क्या है हमारा फिक्स है। आगे क्या कहता है, देन द रेशियो इन विच दे डू सो विल द सेम और सेम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन ईच अदर। अगर हम यहाँ पर बात करें कार्बन और सल्फर जो कंबाइंड हो रहे हैं, कंबाइंड, तो इनके बीच में कंबाइन देन रेशियो कार्बन 12 और 32, अगर हम कट कर दें तो कितना हो गया 3:8।
अगर हम बात करें कार्बन और सल्फर दोनों मिला के क्या बनाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड, तो इनके बीच में अगर बात करें रेशियो की तो कितना हो गया 12:64, कट कर दें तो कितना हो गया, अगर हम कट कर दें तो कितना हो गया, 4 से कर दें तो कितना हो गया 3:4 से फिर कर दे तो 16। अगर जो ये कंबाइन कर रहे हैं इनके बीच में और ये इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। तो अगर हम इसको 3/16 को डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे तो 8 ऊपर 3 नीचे तो कट गया, तो कितना आ गया 1:2, जो कि क्या है हमारा एक सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये हमें कौन सा लॉ बताता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक बार फिर मेमोराइज करो, अगर 2 एलिमेंट्स की बात होगी तो हमारा कौन सा होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर हम 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हमारा कौन सा होगा, जिसको हम बोलते हैं हैशटैग लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि हमारा लॉज में काम नहीं होता है, लेकिन हम इसको, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ते जरूर हैं। फोर्थ लॉ आता है हमारा गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ हमारा जो है वो क्या इससे करता है, अगर ये हमारा सबसे पहले किसके लिए था, गैस स्केल है, और इसमें क्या था, जो गैसेस है जो हमारे वो कंबाइन किसमें करती है, वॉल्यूम में। तो ये लॉ क्या बताता है हमारा, जब गैसें एक दूसरे से क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो उनके जो वॉल्यूम्स हैं उनके बीच में भी क्या होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, और वो उनके प्रोडक्ट के बीच में भी होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे H2 रिएक्ट करती है Cl2 से, तो ये हमारी क्या है, गैस, और ये क्लोरीन क्या है हमारी गैस, तो क्या बनाती है HCl, इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो क्या आ गया 2। तो अगर यहाँ कुछ नहीं लग रहा तो क्या हो गया, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, कितना बनाया 2 फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ये लॉ हमारा क्या बताता है, सबसे पहले तो ये लॉ हमारे किसके लिए था, गैस स्केल है, गैस स्केल ऐसा, तो ये क्या बताता है, अगर दो गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करें तो उनके बीच में क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, और वही रेशियो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट के बीच में भी होगा। तो दूसरा हम एक और देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। ये क्या होता है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। क्या इनके रिएक्ट, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो, और सिंपल होल और प्रोडक्ट के बीच में भी क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे कैसे गे-लुसैक लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा गे-लुसैक लॉ का, when 50 ml methane once is produced CO2 and H2O, find the volume of O2 required and CO2 produced। मतलब जब मीथेन गैस को क्या जलाया जाता है तो कितने अमाउंट में हमें ऑक्सीजन चाहिए और कितनी उससे क्या CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, मीथेन गैस का जो ऑक्सीजन के साथ है वो केमिकल रिएक्शन को, हमें बैलेंसिंग इक्वेशन को क्या लिखना होगा, तो कार्बन, जब हमारी मीथेन O2 से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, CO2 प्लस वाटर, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी 2H2O, वहां कितने, तो यहाँ कितनी आ गई 2, बैलेंस कर दी। तो अब ये क्या कहता है, ये क्या है हमारा मीथेन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस,
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस, वाटर क्या है, लिक्विड। तो ये वाला लॉ था जो हमारा गैर-ल्यूसेक लॉ, वो किसके लिए था, केवल गैस के लिए। तो हम इसमें H2O की बात तो करेंगे नहीं। तो हम क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगर हम 50 ml मीथेन को बर्न करें तो 50 ml मीथेन को अगर बर्न करें तो कितनी हमें चाहिए होगी। तो हम जानते हैं ये 1 वॉल्यूम हो गया, तो ये कितने वॉल्यूम से कर रही है, 2 वॉल्यूम से ऑक्सीजन, और कितने वॉल्यूम में निकल रही है, 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 50 ml का 2 वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml। अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो कितना हो गया, 50 ml। तो हमें कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो गई, 100 ml, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कितनी हो गई, 50 ml। ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हमसे गैर-ल्यूसेक लॉ में पूछा था। ये है हमारा लास्ट लॉ जो है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है, अगर फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर हमारे गैसों के क्या है, सेम है, तो उनके जो वॉल्यूम है इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एक हमारे पास कंटेनर है, उसमें क्या है, हमारा 100 ml का है और उसमें हमारी H2 गैस है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर X हैं, अगर कोई हमारे पास क्या है, कंटेनर है 100 ml का और उसमें कौन सी गैस फिल है, हाइड्रोजन गैस है। तो हम सभी जानते हैं गैसेस का अपना वॉल्यूम तो होता नहीं है, वो जिस भी कंटेनर वगैरह में जाती है उसी का वॉल्यूम को वो अपनी वॉल्यूम बना लेती है। तो अब क्या हाइड्रोजन गैस का क्या वॉल्यूम हो गया, 100 ml ही हो गया। तो हमने उसमें माना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, X है। अगर हम सेम कंटेनर में 100 ml ही हो गया, ऑक्सीजन को क्या कर दे, फिल कर दे, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, X ही हो जाएंगे। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। अगर हम एक चीज यहाँ पर कुछ समझते हैं, अगर हमारे पास 100 ml CH4 है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर X हैं तो 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड में भी कितने होंगे, X। अगर यहाँ 50 ml कर दें तो कितने हो जाएंगे, तो 50 ml कर दें तो X/2 हो जाएंगे। तो हमने इन सबसे हमने एक बात सीखी, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो का हमने एक जो लास्ट में वो उसका हमने कंक्लूजन निकाला, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये था हमारा लास्ट लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। यहाँ पर हमारे केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।